हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। देखिएगा, जब भी आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है ब्रह्मांड नाम का, यानी कि यहां पर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या समाहित है, विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, इनका जीवन काल कैसा है, इन तमाम बातों का आप अध्ययन करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि न्यूज इस पर आधारित है कि हाल ही में हमारी आकाशगंगा के आसपास ही, यानी कि ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में 3 नई आकाशगंगाओं को खोजा गया है और 3 नई आकाशगंगाओं को नाम दिया जा रहा है लाल राक्षस का, है ना, यानी कि जिसको आप रक्तदानों का नाम देते हैं, जो आप तारीख की एक कैटेगरी पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मिलता जुलता सा नाम है। इस न्यूज को मैं बहुत जल्दी कवर कर सकता हूं, परंतु ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सबसे पहले आप जान लें। ठीक है, देखिएगा, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं और खासकर जब आप ज्योग्राफी को पढ़ना चालू करते हैं तो ज्योग्राफी की शुरुआत होती है सबसे बड़ी चीज से, यानी कि भाई सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, ये आकाश गंगाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्या स्वरूप होता है, इन तमाम बातों का आप अध्ययन करते हैं। पश्चात इसके आप पृथ्वी पर आते हैं, चूंकि इसी ब्रह्मांड में एक तत्व हमारा पृथ्वी भी है, इसलिए आप पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अध्ययन के पश्चात फिर आप आते हैं उस दुनिया में जिस दुनिया को हम जानते हैं, यानी कि हमारे वातावरण का, एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं, और पश्चात इसके आप भारत का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये एक सिस्टमैटिक क्रम होता है ज्योग्राफी को पढ़ने का। तो यहां पर जो सबसे पहला क्रम आया, यानी कि ब्रह्मांड। अब मैं ये क्या बता रहा हूं, तो ये जो न्यूज इंपॉर्टेंस है, इस न्यूज की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको इस न्यूज को कवर कैसे करना है। मैं डायरेक्ट खत्म कर सकता हूं कि भाई 3 आकाश गंगाओं की खोज हुई है, लाल राक्षस इसको क्यों कहा जा रहा है, और साथ में खोजने वाला ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, परंतु ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा और साथ में आपके पास एक अधूरी जानकारी पहुंच पाएगी। दैट इज वाई मैं पहले एक पृष्ठभूमि आपके सामने बना दे रहा हूं। जब आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड के अध्ययन में सबसे पहले बात यह आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, और निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है यह है बिग बैंग थ्योरी, या फिर इसी को कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। यह बात कही जाती है कि भाई बिग बैंग थ्योरी में कि 13.7 बिलियन ईयर पहले हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और 13.7 बिलियन ईयर से पहले यदि हम देखें तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक टेनिस की बॉल जितने आकार में था, और फिर इसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट के द्वारा कुछ मिली सेकेंड्स में पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ग्रह, नक्षत्र, तारों का निर्माण हो जाता है। परंतु यह ब्रह्मांड आज के ब्रह्मांड जैसा नहीं था। समयानुसार चूंकि एज है 13.7 बिलियन ईयर, जिसको कई बार मान लिया जाता है 14 बिलियन ईयर भी, आप दोनों ही लेकर चल सकते हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये जो अवधि है, इस अवधि में अलग अलग चेंजेस आए। जैसे हमारी पृथ्वी पहले जलता हुआ आग का गोला थी, तो फिर आज वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि भाई ये कैसी है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसी घटनाएं आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड में आपको हर ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड के साथ देखने के लिए मिलेगा। चूंकि समयावधि बहुत ज्यादा लंबी है, ये एक सामान्य सा फंडा है जिसको हम पढ़ते हैं अपनी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के रूप में। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, जो हमको ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान दे रही है, इस न्यूज के आ जाने से उस पर चैलेंजेस आ गए हैं, और अभी तक जो हम पढ़ते थे ये कुछ गलत है या फिर सही है, ये तो आने वाले समय में हमें मालूम चलेगा। परंतु हां, बिग बैंग थ्योरी में जितनी जानकारी हम लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन करने की आवश्यकता है, और करेक्शन होना भी चाहिए। यह इस न्यूज के द्वारा साबित हो जाता है। क्या यह न्यूज पहली बार आई है, या फिर क्या यह आकाश गंगाएं पहली बार खोजी गई हैं? हमको यह बात तो मालूम है कि ब्रह्मांड में कई हजारों आकाश गंगाएं हैं, परंतु ये 3 आकाश गंगाओं का आकार, इनका स्वरूप कुछ ऐसा है जो आज तक नहीं देखा गया, और इसीलिए यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब इतना हमने डिस्कशन किया है तो यह भी आप जान लीजिए कि एक्चुअल में ये जो रिसर्चेस होती हैं, इन रिसर्चेस में एक टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में
आपने एक टेलीस्कोप का नाम अवश्य सुना होगा जिसको नाम दिया जाता है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी इमेज मैंने आपको पहले ही बताई थी। यह हब्बल स्पेस टेलीस्कोप विभिन्न प्रकार की रिसर्च में पहले भी काम आया है। तारों के जीवन चक्र की इससे व्याख्या हुई है और कई प्रकार की रिसर्चेस में यह काम आया है, परंतु इससे लगभग 2-2.5 गुना ज्यादा पावरफुल एक और टेलीस्कोप है जिसको नाम दिया जाता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, शॉर्ट में कहा जाता है JWST। इसको आप याद रखेंगे, कई बार ये शॉर्ट में लिखा जाता है, जैसे कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को आप HST लिख देते हैं, तो इसी प्रकार से JWST को भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि जो खगोल विज्ञान है और जो ब्रह्मांड विज्ञान है, ये देखने में ऐसा होता है ना, इन दोनों में ही ये प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की जो रिसर्चेस होती हैं, जैसे कि तारों का अवलोकन करना, है ना, पहली आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ या कैसे हुआ होगा, इसके बारे में अवलोकन करना, और हमारे वो एक्सोप्लैनेट, है ना, वो क्षुद्र ग्रह जो रहने योग्य हैं, और यदि रहने योग्य हैं तो ये कैसे हैं, इनके बारे में विभिन्न प्रकार की स्टडीज करना इनका काम होता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये टेलीस्कोप वैसे टेलीस्कोप नहीं है जैसे हम सामान्यतः देखते हैं। ये अब आप सोचें कि ये दोनों ही टेलीस्कोप इतने ज्यादा विशालकाय हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अब ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपने स्थान पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु यदि देखा जाए तो इसमें जो लेटेस्ट है यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। 10 वर्ष इसकी अवधि है और इसका जो दर्पण है, याद रखिएगा, इसके दर्पण का व्यास हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 2.7 गुना है। यानी कि बट ऑब्वियस है कि भाई ज्यादा बड़ा, ज्यादा विशालकाय, ज्यादा पावरफुल ये कौन सा होगा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मतलब कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हब्बल काम का नहीं है। हब्बल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, परंतु ज्यादा सटीक व्याख्या ये करता है। ठीक है, अब जरा इसके पृष्ठभूमि पर चले जाएं तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था भाई, ये बात आप याद रखेंगे। और जो हब्बल है इसको लगभग 1990 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यदि दूरी के हिसाब से देखें तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पृथ्वी से दूरी लगभग निकल कर आती है 1.5 मिलियन किलोमीटर, और ये जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है इसकी दूरी निकल के आती है लगभग 550 किलोमीटर। जी हां, 550 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर मत कर लेना इसको। अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा यह रिसर्च की गई है कि हमारी आकाशगंगा के आसपास ही 3 आकाशगंगाएं हैं जिनको नाम दिया जा रहा है लाल राक्षस। दिखने में ये कुछ इस प्रकार की दिखेंगी। अब इनका रेड कलर क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। और इसके द्वारा जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की हम परिकल्पना करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ और साथ में ये इतनी ज्यादा विशाल कैसे हो गई, इसको चैलेंजेस आ रहे हैं, इस पर चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम न्यूज की ओर पढ़ते हैं। ये आपका आधार था, ये पृष्ठभूमि थी जिसको क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिएगा कि ये जो आकाशगंगाएं खोजी गई हैं, ये सूर्य के द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान लगभग 100 बिलियन गुना बताया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब बिग बैंग थ्योरी में हमने पहले ही ये रिसर्च की थी कि भाई बहुत लंबे समय अंतराल में आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, ठीक है, और हर ग्रह नक्षत्र तारे के निर्माण में एक बहुत लंबी समयावधि लगती है। अब जब हमारी आकाशगंगा को हम बोलते हैं कि भाई 13.7 बिलियन ईयर पहले इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, तो निर्माण प्रारंभ होने के समय हमारी आकाशगंगा आज के जैसी तो थी नहीं। और ये 13.7 बिलियन ईयर तो एक्चुअल में ब्लास्ट की डेट है ना, कि भाई जब आद्य कण में विस्फोट हुआ, जबकि हम बात कर रहे हैं। और इनकी एज निकाली जा रही है 12.8 बिलियन ईयर। ठीक है, आप जरा समझिएगा लूप होल कहां पर है। ये 13.7 बिलियन ईयर हमारी आकाशगंगा की आयु नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु है और ये इनकी आयु बताई जा रही है। मतलब कि इन दोनों में महाविस्फोट में लगभग 1 बिलियन ईयर का डिफरेंस है। यानी कि वह एज जिसमें हम कॉस्मिक डॉन की व्याख्या करते हैं कि सर यहां पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो अभी तक मानव नहीं खोज पाया है, इसको कहा जाता है डार्क एज। और कई स्थानों पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है कॉस्मिक डॉन, जो हमें बताती है कि इस समय एक्चुअली आकाशगंगाओं का निर्माण प्रारंभ हो रहा था। यहां पर मैंने लिखा भी है कि आकाशगंगाओं की शुरुआती चरण था ये, और विभिन्न प्रकार के जो आज आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, इनकी पहली पीढ़ी का यहां पर जन्म हुआ था।
अब जरा सोचें कि ये हम स्टडी कर रहे हैं और कितने लंबे समय से कर रहे हैं, और उसी बीच अब ये थ्योरी आ गई है या फिर यह रिसर्च सामने आई है कि भाई इस 1 बिलियन ईयर को, जिसको हम ब्लैंक मानते थे, इस समय इन 3 आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया था, क्योंकि इनकी एज लगभग निकल कर आ रही है 12.8 बिलियन ईयर, यानी कि ये तो वह एज है जब ये डेवलप्ड हो चुकी थी, ये विकसित हो चुकी थी। मतलब कि इससे यह समझ में आता है कि सर जितना ज्ञान एक्चुअल में हमने अभी तक प्राप्त किया है ब्रह्मांड के बारे में, ये कहीं ना कहीं अपूर्ण है, और इसको पूर्ण जब ही किया जा सकता है जब ऐसी कोई रिसर्च हमारे सामने आए और हम उसके आधार पर दावा करें और फिर उसके आधार पर हम नई रिसर्च को करें। यानी कि अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर यदि ये रिसर्च आ गई है और साथ में यदि बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित किया जा रहा है या फिर किया जाएगा आने वाले भविष्य में, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये रिसर्च इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के जैसी और कोई दूसरी थ्योरी तो अभी आई नहीं है, तो ब्रह्मांड के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या बिग बैंग थ्योरी ही कर रहा है। परंतु जब आप उसके अपवाद स्वरूप लिखेंगे या फिर इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो कमियों वाले चैप्टर में आपको करंट पॉइंट ऑफ व्यू इसका भी ऐड करना होगा। यदि ऐड करते हैं तो भी ठीक है और यदि ऐड नहीं करते हैं तो भी ठीक है। हाँ, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बस डिपेंड ये करता है कि जब आप मेंस लिख रहे हैं तो उस समय तक इस न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि अभी और ज्यादा रिसर्च हुई और रिसर्च के आधार पर और कोई नई थ्योरी से जन्म ले लेती है तो आपको वो भी ऐड ऑन वहां पर करनी होगी। अब चूंकि ये न्यूज ही एक दिन पहले आई है और इसीलिए अभी इसको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से तैयार कर पाना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे असमंजस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि इसमें कहा यह जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी, जो कि 100 बिलियन ईयर के बाद बनी हुई आकाशगंगा की व्याख्या करती है, और मिल्की वे के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे पुरानी आकाशगंगाओं में से एक है। तो यहां पर इस आकाशगंगा की आयु और साथ में इनके निर्माण की वह अवधि, जिसको हम कॉस्मिक डॉन के नाम से जानते हैं, वह होना एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि सर इस एज में जब अभी तक हम ये मान रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था, तो अब यह आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हो गया था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर पुनर्विचार करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो अब मजबूर हो रहे हैं और अब पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार में यदि कुछ तथ्य सामने आते हैं तो फिर वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और यह है वह वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया कि 12.8 बिलियन ईयर इसकी आयु है। इस पूरी पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और अभिषेक कुमार ज्योग्राफी आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और अन्य प्रकार के डाउट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डाउट्स क्या होंगे भाई, तो इस वीडियो को देखने के बाद कई स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के डाउट आएंगे और वो चाहते हैं, सभी ये चाहते हैं, मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी चाहता था कि भाई डाउट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पर अपने डाउट्स भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा, अब ये जो लाल रंग है, एक्चुअल में जिस प्रकार से एक तारा होता है, एक स्टार होता है, ये स्टार जैसे जैसे अपनी आयु में आगे बढ़ते जाता है तो आयु बढ़ने के साथ ये अपना रंग परिवर्तित करता है, यानी कि ब्रह्मांड फैलता है और सिकुड़ता है ना। इसी प्रकार तारे की भी एक एज होती है, तारा भी फैलता है और सिकुड़ता है। तो ये जो तारे की अंतिम एज होती है इसको कहा जाता है क्या, ब्लैक होल की एज। और ब्लैक होल को यदि आपने देखा हो तो ये रेडिश कलर का आसपास से दिखाई देगा। ठीक है, रेड वाला वो एरिया होता है जहां तक कि ये हवाओं को अपने अंदर श्रिंक करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि इनके आकार के कारण, इनकी गति के कारण, इनकी निर्माण की प्रकृति के कारण, इनका जो रेड कलर है, सॉरी, इनकी निर्माण की प्रकृति के कारण इनका जो कलर है यह रेड हो गया है। ठीक है, यानी कि लाल राक्षस नाम से आप इसको कोई ऐसी विपदा मत समझ लेना कि आने वाले समय में जो पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगी वो यही लाल राक्षस बनेंगे। भाई ये हमारी आकाशगंगा के जैसी ही 3 आकाशगंगाएं खोजी गई हैं। तो ये सामान्य एक प्रक्रिया है, परंतु अभी तक नहीं थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो लाल राक्षस नाम की 3 आकाशगंगाएं खोजी गई हैं, इससे आश्चर्यजनक पहलू एक तो इनकी तीव्र गति है और साथ में इनकी दक्षता, यानी कि इनकी जो कैपेसिटी है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनमें देखा गया है कि लगभग 80% गैसों को इन्होंने तारों में परिवर्तित किया है, बल्कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है 20% की होती है।
ठीक है। अब प्रारंभिक आकाशगंगा विकास में कुछ अज्ञात कारक भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें हमें अभी तक खोजना है। बस इसी को मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस एक लाइन को देखिएगा। अब जहां जहां पर नए प्रश्न खड़े होंगे वो ये है कि आकाशगंगा के निर्माण की गति क्या हम जो जानते हैं वही सत्य है या फिर कुछ जानना शेष रह गया है। यानी कि पहली तो आकाशगंगाओं के निर्माण की गति, तारा निर्माण तंत्र जिसको हम सामान्यतः पढ़ते हैं, है ना, यानी कि ब्लैक डॉर्फ की कंडीशन, कृष्ण वामन, है ना, ये श्वेत वामन की कंडीशन, क्या इसके अलावा भी कुछ अन्य स्टेजेस हो सकती हैं। और साथ में जिस प्रारंभिक ब्रह्मांड के मॉडल को अभी तक हम पढ़ रहे हैं, क्या इन आकाशगंगाओं के आ जाने से या फिर इनकी खोज हो जाने से किसी नए मॉडल को हम प्रतिपादित कर पाएंगे क्या। और यदि ये प्रतिपादित हो जाता है तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पूरे यूपीएससी की जर्नी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर सामने आएगा। और अब देखा जा रहा है कि भाई ब्रह्मांड वाले चैप्टर से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, परंतु यदि यह थ्योरी सत्य हो जाती है तो याद रखना अब ये पूरा का पूरा चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, तो इसी प्रकार से जब एक लंबा टाइम पीरियड होता है हमारे पास कि भाई 3 घंटे की क्लास चल रही है और इस 3 आवर की क्लास में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है और मेरे पास टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको और ज्यादा डिटेलिंग से बताता हूं। और ये पॉसिबल यूट्यूब पर नहीं हो पाता, ये पॉसिबल हो पाता है पेड क्लास में, है ना। तो यदि आप 2026 या 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप इन बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच जो कि 2026 के लिए हैं, और स्टडी IQ IAS हिंदी के लॉन्ग टर्म बैचेस से यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 25 नवंबर से पहले इनमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर लेंगे। वेबसाइट को विजिट किए जाने पर जो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा वहां पर आप AKB लाइव कोड का यूज करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और साथ ही साथ आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल हो। और इतना ही नहीं, आपको फ्री NCERT क्लासेस भी अवेलेबल हो पाए, इसके लिए आप AKB लाइव कोड का यूज करें। और 2026 में ये बैच 2026 के अभ्यर्थियों के लिए ये बैच 28,999 और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए 34,999 रुपए में प्रोवाइड कराएगा ये AKB लाइव कोड, जो कि मेरा ही है। 25 नवंबर से सुबह 8 बजे से यहां पर क्लासेस प्रारंभ होंगी। तो मैं इस आशा के साथ कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप अपनी तैयारी को जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से विदा लेता हूं और मिलते हैं इन पेड बैचेस में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।